Hello students, welcome to the very first class of this channel, the Brainy Batch. I'm Aditya, your psychology educator. Today we are going to do a very quick short revision of 12th psychology first chapter, variations in psychological attributes, जहाँ पे हम सारे टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करेंगे और हर एक टॉपिक में से कितने मार्क्स के कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आपको इंडिकेट करूँगा. Every single topic would be covered from starting till the end. So without any further ado, let's move on. Chapter number 1, variations in psychological attributes. अभी variations पूरे चैप्टर को हम लोग समझने से पहले हमें वेरिएशंस का मतलब समझना है, जो बहुत ही सिंपल मीनिंग है. वेरिएशंस मतलब कुछ नहीं, इट इज़ बेसिकली द डिस्टिंक्टिवनेस और डिफरेंसेस दैट कुछ भी चीज़ का कुछ भी डिफरेंस हो, दो चीज़ के बीच में कुछ डिफरेंस हो, उसको वेरिएशंस बोलते हैं, वेराइटीज़ बोलते हैं. कि सब हर एक चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती है. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, हर एक इंसान दूसरे इंसान से इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में कैसे डिफरेंट है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ वेरिएशंस. अभी उसी बेसिस पे द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे डेफिनेशन में दिया हुआ है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर्स टू द डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स. मतलब पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वेरिएशंस या फिर डिस्टिंक्टिवनेस, ये वाला जो वर्ड है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये वाला जो वर्ड है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स द सेम थिंग. मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स में हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं. सम माइट बी टॉलर, सम माइट बी शॉर्टर इन हाइट. जेंडर वाइज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ मेल, फीमेल एंड अदर्स. तो ये बेसिकली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. बट बिसाइड्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देयर आर ऑल्सो बिहेवियरल पैटर्न्स. बिहेवियरल पैटर्न्स मतलब क्या कि कोई लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं. ऐसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रोवर्टेड का मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा आउट गोइंग हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब दे लाइक टू स्पीक, दे लाइक टू एंगेज इन एक्टिविटीज़, दे लाइक टू बी पीपल ओरिएंटेड पीपल. एंड अदर ऑफ देम इज़ लाइक कि जो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटीज़ होती है, जो किसी के साथ ज़्यादा बात करना नहीं चाहती, उनको खुद की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, दे हार्डली हैव वन और टू फ्रेंड्स. तो द एक वन ऑफ सच एग्जाम्पल इज़ दोज ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स. तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. और यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी आस्क्ड एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन. 2 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकता है दैट डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अगर मतलब डायरेक्टली पूछ लिया तो, या फिर दे माइट गिव यू a small real life example, या फिर हम लोग बोलते हैं application based question, which by the way is one of the very core of psychology paper. जो पिछले बहुत टाइम से maximum of the psychology paper में application based questions ही आते हैं. मतलब there might be a situation given to you and you have to identify the concept and write accordingly about it. हमारे टाइम से शुरू हुआ था, बट देर उस टाइम पे क्वेश्चंस वर थोड़े मतलब उस टाइम पे क्वेश्चंस के जो वैरायटी थे वो कम थी, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे. बट धीरे धीरे करके नाउ CBSE स्टार्टेड इंक्लूडिंग मोर एंड मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट दैट. फिर उसके बाद आता है उसी बेसिस पे एक सेकंड पर्सपेक्टिव है जो साइकोलॉजी ने दिया था, दैट इज़ सिचुएशनिज्म. सिचुएशनिज्म का मतलब क्या होता है, बाय द वे थोड़ा एनोटेशन में देर माइट बी इधर उधर, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ राइट नोट पैड, सो इट माइट बी अ बिट नॉट इन अलाइनमेंट, बट धीरे धीरे करके एज वी गो फॉरवर्ड ये हो जाएगा. सिचुएशनिज्म का मतलब क्या होता है, सिचुएशंस मतलब क्या कि ये एक ज़रूर आपने पढ़ा होगा इन द सेकेंड चैप्टर वाइल यू माइट बी डूइंग इट इन स्कूल, दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर ऑलवेज, या फिर पर्सनैलिटी कैन नेवर बी चेंज्ड. वो हमेशा ही मतलब जो पर्सनालिटी के साथ हम बॉर्न होते हैं वही पर्सनालिटी इट स्टेज विथ अस थ्रू आउट आवर लाइफ्स. बट सिचुएशनिज्म मतलब वो चीज़ को एक कॉन्ट्रारी देती है कि हम लोग कोई भी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में हम लोग होते हैं, हम लोग उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को मोल्ड कर देते हैं. मोल्ड कर देते का मतलब क्या होता है, जैसे यू माइट बी बिहेविंग इन अ सर्टन मैनर इन फ्रंट ऑफ योर टीचर, यू माइट बी बिहेविंग इन अ सर्टन मैनर इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स. अब जो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव कर रहे हो वो तुम अपने टीचर के साथ बिहेव नहीं कर सकते. सिमिलरली जो तुम टीचर के साथ बिहेवियर कर रहे हो वो तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते.
तो दैट इज सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से जो भी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस में इन विच द इंडिविजुअल इज प्लेस्ड इट इन्फ्लुएंसेस द पर्सनस बिहेवियर। कोई भी हिसाब से हम लोग जो भी सिचुएशन में होते हैं उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। If you are attending a meditating seminar, so you people might not expect you to continuously speak. There might be an instructor who might be giving you an instructor and rest of you might be meditating. So ये एक particular situation है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से भले ही तुम्हें बोलना बहुत पसंद है बट उस सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने आप को मोल्ड करके you have to think कि I can't speak in this situation. So that is the situation which is influencing a person's behavior. This also might come as a 2-marker question. By the way, if you know the pattern of the board, 2-marker questions are generally जो 2 points के होते हैं या फिर definitions होती है। 1 markers मतलब there are directly MCQ based questions. तो just know that ये differences होते हैं, so you do not get confused. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग ले, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिकली असेसमेंट। असेसमेंट मतलब टेस्टिंग, असेसमेंट मतलब इवॉल्यूएट करना कोई भी चीज़ को, उसको असेस करना, दैट इज़ बेसिकली असेसमेंट। असेसमेंट इज़ नथिंग बट मेजरमेंट। अभी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट इज़ डिफरेंट, इट इज़ मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड देयर इवोल्यूशन। जैसे इंटेलिजेंस आपने मेजर किया, पर्सनालिटी टाइप मेजर की, या फिर पर्सनालिटी का कोई ट्रेट मेजर किया से फॉर एग्जांपल, या फिर आपने एप्टीट्यूड मेजर किया, आपने इंटरेस्ट मेजर किया, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसका एनालिसिस करना कि जो भी हमने असेस किया है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे हम लोग उसको एवेल्यूएट करेंगे एंड फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। ये लास्ट ईयर आपने 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा। तो 2nd चैप्टर में वो पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड चैप्टर है, राइट, मेथड्स इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। तो उस चैप्टर में भी असेसमेंट के बारे में एंड इवैल्यूएशन के बारे में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। अभी उसके बेसिस पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। एक तो होता है अपना फॉर्मल असेसमेंट और दूसरा होता है अपना इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट का मतलब जो बेसिकली जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आ गया, एक और एस्पेक्ट या फिर फीचर ऑफ नॉर्म आ गया। मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है और जिसमें एक नॉर्म्स स्पेसिफाइड है, उसके बेसिस पे ही आप उसको मार्क कर सकते हो। बट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इट इज़ कॉमन टू ऑल, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी पर्सन। जैसे क्लास में तुम लोग कोई भी टेस्ट देते हो तो दैट क्लास टेस्ट में क्वेश्चन पेपर इज़ ऑलवेज गिवन टू एवरीवन द सिमिलर काइंड ऑफ। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट बिकॉज आप बहुत अच्छे हो एकेडमिकली तो आपको एक डिफरेंट एंड डिफिकल्ट पेपर दिया, एंड हु इज़ एकेडमिकली नॉट दैट गुड उसको थोड़ा ईजी पेपर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर्मल मतलब सबके लिए कॉमन होता है, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होती है, एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के बेसिस पे होता है, नॉर्म स्पेसिफाइड होता है कि आप उसको एवेल्यूएट कैसे करोगे। उसका ही पार्ट डिफरेंसेस इन फॉर्मल असेसमेंट विच इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मतलब जो मेरे और आपके इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंस लाए, मैं इसी इंसान को डिफरेंटली इंटरप्रेट करूँगा आपसे। अगेन एग्जांपल, जैसे आपकी कोई पुरानी टीचर जाती है और आपके क्लास में एक न्यू टीचर डेमो के लिए आता है, ठीक है। अभी उस टीचर को यू ऑल हैव बीन आस्क्ड टू जस्ट सिट एंड लिसन टू हाउ दैट टीचर इज़ टीचिंग। फिर व्हेन दैट टीचर गोज अवे या फिर उसको बाहर वेट करने को बोलते हैं, द अदर टीचर्स आस्क यू हाउ दैट टीचर टॉट। तो सबका डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकलता है। किसी को, हाँ, सबका एक यूनानिमस भी निकल सकता है, ऐसा नहीं है, बट किसी को ऐसा लग सकता है कि मुझे बहुत पसंद आया द वे शी टॉट और द वे ही और शी टॉट, या फिर दूसरे को ऐसा लगता है कि आई फाउंड दैट पर्सन अ बिट स्ट्रिक्ट, मोर स्ट्रिक्ट, तो ये उसका एवोल्यूशन है। फिर तीसरा बोलता है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल तरीका है जिसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है जिसके बेसिस पे मार्किंग हो रही है, कोई किसी के लिए कॉमन नहीं, इवन तो कॉमनली उसके सामने लाया था बट उसमें ये सारे फीचर्स, दूसरे फीचर्स नहीं आते हैं, राइट, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल असेसमेंट बोलेंगे।
अगेन अगर आपको ये 3 मार्कर में भी पूछ सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट के बीच में पूछ सकते हैं, विच मैट बी आस्क्ड एज अ 2 मार्कर। इसमें डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर असेसमेंट के साथ पूछते हैं तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट कैन बी आस्क्ड बोथ। चलो मूव ऑन, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई मीन नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन्स। डोमेन्स या फिर different kinds of attributes that are given in this particular chapter. The first attribute जिसके ऊपर the heart and soul of the chapter is intelligence. इंटेलिजेंस के बारे में हम elaborated manner में आगे पढ़ने ही वाले हैं, बट इंटेलिजेंस का एक आइडिया देता हूँ. इट इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट. जनरली हम लोग इंटेलिजेंस को एक लेमेंस पर्सपेक्टिव से, एक इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो स्कूल में बहुत टॉपर होता है. मतलब हमारा एक नोशन बन जाता है कि जस्ट बिकॉज कि उसको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो क्लास में टॉप करता है, तो दैट मीन्स एकेडमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट ही होगा, which is one of the key features of being an intelligent person, but it is not the only feature of being an intelligent person. वो आगे क्या फीचर्स है वो मैं आपको इलेबरेट करके आके बताऊंगा. हमारे लिए जो भी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वेयर इज़ माई कर्सर, सॉरी हाँ, सो हमारे लिए मेन चीज़ जो आती है दैट इज़ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, जो बेसिकली अ लॉट ऑफ टाइम हम लोग उसको ओवरलैप करके बोलते हैं. अभी एप्टीट्यूड्स क्या है? एप्टीट्यूड्स बेसिकली आर नथिंग बट एप्टीट्यूड इज़ योर अंडरलाइन पोटेंशियल, जो आपके अंडरलाइन स्किल्स होते हैं, जो आपके अगर पॉलिश हुए तो आप उसको अपने करियर में बदल सकते हो. दैट इज़ बेसिकली योर एप्टीट्यूड, ठीक है. तो मतलब ये आपके अंदर इन्नेट होते हैं, जिसके साथ आप बॉर्न हुए हो. और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब होता है आपका प्रेफरेंस ऑफ द एक्टिविटी, preference of the activity, irrespective of whether you might have an aptitude or not. I'm interested to sing, I'm interested to play music, I'm interested to listen to music, I'm interested to learn guitar, but it does not always mean that you might have an aptitude. मतलब आप उसको करियर में बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो, that is a different thing altogether. Like if I give my own personal example, I love playing guitar, I'm very much interested in playing guitar, but I know that I don't have an aptitude, so I know that I cannot pursue it as my career, because जो तरीके के skills लगते हैं to actually play a guitar is something which I do not have. With practice it might come, but I'm just interested in doing it, so I just don't want to convert it into a career. However, aptitude और interest दोनों साथ में भी अलाइन हो सकते हैं कि आपको से फॉर एग्जांपल आपका एप्टीट्यूड भी है कुकिंग में और आपको इंटरेस्ट भी है बहुत ज़्यादा कुकिंग करने में, तो दैट मीन्स आपका एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों हैंड इन हैंड जा रहा है. दैट मीन्स इट लीड्स टू मोर एंड मोर सक्सेस एंड करियर प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, ठीक है. तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट आता है आपका पर्सनालिटी. पर्सनालिटी के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करने ही वाले हैं रिवाइज, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो अ लॉट इन डिटेल विद दिस, बट यू शुड नो दैट दीज आर द एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विच मेक्स हिम और हर डिफरेंट. मतलब जो आपको और मुझे डिफरेंट बनाए उसको हम लोग बोलेंगे, अपनी अपनी पर्सनैलिटी बोलेंगे, ठीक है. एंड लास्ट आती है वैल्यूज़. वैल्यूज़ आर योर बिलीव्स, एंड्योरिंग बिलीव्स, जिसके अकॉर्डिंगली तुम एक्ट करते हो. तुम कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में वैल्यू करते हो, और अगर तुम्हारी वैल्यूज़ को कोई क्वेश्चन करे या फिर तुम्हारी वैल्यूज़ को कोई दुख पहुंचाए, तुम्हारे वैल्यूज़ को हर्ट करे, तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है. यू फील दैट यू आर वायलेटेड, यू फील दैट यू आर ह्यूमिलिएटेड. जैसे यू वैल्यू सर्टन ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन, लाइक अगर खुद के वैल्यूज आर आई वैल्यू ऑनेस्टी, या फिर आई डोंट लाइक पीपल लाइंग टू मी, और आई एम अ वेरी वेरी जेनरस काइंड ऑफ अ पर्सन. तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? आपकी वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, जो आप वैल्यू करते हो. इट मे लीड योर लाइफ इन टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन और अ नेगेटिव डायरेक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर योर बिलीव इज. जैसे कोई लोग ऐसा अपनी वैल्यू रखते हैं अपनी लाइफ में कि लाइफ इज़ फुल अबाउट एन्जॉयमेंट एंड थ्रिल, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जो बहुत थ्रिल सीकिंग होती है, बट दे माइट नॉट नो द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट, ठीक है. सो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के ये
वैल्यूज़ बोलते हैं जिसको, विच आर एंड्योरिंग बिलीव्स, हमारी बिलीव्स होती है कि एक पर्टिकुलर तरीके से जिससे हम बिहेव करते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट जो अपना आता है दैट इज़ मेथड्स यूज फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अगेन ये मेथड्स हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th में आप लोगों ने पढ़े होंगे इन चैप्टर नंबर 2 मेथड्स इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। हाउएवर इसमें भी ये दिए हुए है, इट माइट कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, इट माइट कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। अभी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मतलब क्या, दीज आर ऑल दोज टेस्ट विच आर स्टैंडर्डाइज्ड, ऑब्जेक्टिव, which have certain kinds of norms जिससे आप उसको evaluate कर सकते हो, जो बेसिकली एक पर्पस सॉल्व करता है। कैसे पर्पस, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आर जनरली यूज फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि say for example एक psychotherapist is diagnosing a person with certain kind of psychological disorder, that is clinical diagnosis। फिर aptitude test for selection recruitment consultancy में जहाँ पे यूज़ होता है, also basically पर्सनल सिलेक्शन में होता है। ये सारी चीज़ों में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का यूज़ होता है। सेकेंड जो आता है अपना दैट इज़ इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू एक लेमेंस पर्सपेक्टिव से एक इंटरव्यू में एक इंसान क्वेश्चन पूछता है, दूसरा इंसान उसको आंसर करता है। तो जैसे टीवी इंटरव्यूज़ आप देखते हो, साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज़ हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस टू बेसिकली एक्सट्रैक्ट साइकोलॉजिकल डेटा फ्रॉम द पर्सन और फ्रॉम द पर्सनस फैमिली, ठीक है। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट एक अपने पेशेंट को क्वेश्चंस पूछता है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स दैट पेशेंट इज़ हैविंग, और उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ पेशेंट से ही क्वेश्चंस पूछेगा, उनकी फैमिली से भी क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट द पर्सन। सो दैट इज़ बेसिकली इंटरव्यू विच इज़ वन ऑन वन बेसिस, ठीक है। ये दोनों तरीके से हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिस तरीके से भी सूटेबल हो टू द पर्सन। नेक्स्ट आता है अपना ऑब्जर्वेशन। अभी ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन इज़ बेसिकली, अभी देखो हम लोग एवरीबडी वी ऑल आर ले ऑब्जर्वर्स। ले ऑब्जर्वर्स का मतलब क्या होता है कि हम सब लोगों को चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है, बट दैट डज नॉट ऑलवेज मीन दैट वी नोट एवरीथिंग दैट वी ऑब्जर्व। साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हैज़ अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल पर्पस जिस पे ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे आई हैव अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, और वही प्री डिटरमाइंड पर्पस के साथ ही मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा और कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करूँगा। जैसे अ साइकोलॉजिस्ट wants to observe the natural behavior of a mother with a child। अभी natural मैं बोल रहा हूँ, that means the psychologist would be doing a non-participant observation, ठीक है। आपने you might have known the differences between the participant and non-participant observation। participant मतलब जिसमें खुद जो observer होता है वो participate होता है in the group और फिर ऑब्जर्वेशंस क्रिएट मतलब लेता है, और नॉन पार्टिसिपेंट मतलब एट ए डिस्टेंट जो ऑब्जर्वेशन सारी होती है जिसमें साइकोलॉजिस्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली क्या होती है, केस स्टडी इज़ नथिंग बट अपना जैसे इट इज़ इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इट इज़ द इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्सन to basically extract the psychological data from that person। एक इन डेप्थ स्टडी कोई पर्सन के रिलेटेड, ग्रुप ऑफ पीपल के रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड जो हम लोग करते हैं दैट इज़ बेसिकली आर केस स्टडी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केस स्टडी बोलेंगे। आई एम सो सॉरी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, केस स्टडी बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है अपना सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। अभी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स बेसिकली क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट मतलब जिसमें बेसिकली साइकोलॉजिस्ट मतलब जिसमें बेसिकली खुद जो इंसान होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट बेसिकली प्रोवाइड्स विद द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। मतलब अब इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ, वो क्या करता है, कैसे करता है, सब कुछ, मतलब रिपोर्टिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ्स बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज़ व्हाट इज़ नोन एज सेल्फ रिपोर्ट मेजर। तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर पर्टिकुलरली अपने आप में ही इंसान खुद ही बताता है, इसलिए ये सब इसमें नहीं आता है। बट हाँ, जैसे केस स्टडी में सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स भी यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशन भी यूज़ होता है, इंटरव्यू भी यूज़ होता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी यूज़ होता है।
तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज केस स्टडी है तो वो एक मेथड ही अपने आप में, उसमें अंदर भी डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, दिस वुड कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन इफ इट माइट हैव टू बी आस्क्ड। चलो, नाउ next particular topic is the definition of intelligence. Definition of intelligence, सबसे पहले तो एल्फ्रेड बिनेट की डेफिनेशन है, द फर्स्ट पर्सन हु बेसिकली gave the term, जिसने, he was the first person जिसने जो क्वेश्चनर बनाया था, टेस्ट ही बेसिकली मेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस और IQ, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। उसी ने एक डेफिनेशन दी थी इन विच इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड एंड रीजन वेल का मतलब क्या होता है कि उसने एक बहुत नैरो डेफिनेशन दी थी, बट इट डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट मेक सेंस। जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल, कोई भी सिचुएशन में जैसे इंसान को पुट करते हैं वो सिचुएशन को अंडर ग्रास्प कर लेना विदाउट एनी डाउट्स और रीजंस, वही इंसान इंटेलिजेंट कहलाता है, इज़ व्हाट इज़ गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट। But somehow it still is not very realistic. The most realistic definition in fact is given by Mr. Wechsler. David Wechsler is, intelligence is the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and deal effectively with the environment. जो अगर आपको पूरे चैप्टर में से कुछ भी इंटेलिजेंस की सिर्फ डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस पूछते हैं, तो आपको यही पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख के लानी है, दैट इज़ गिवन बाय वेशलर। Global and aggregate capacity, the general capacity of a person to think rationally, knowing the difference between right and wrong, to act purposefully. Act purposefully का मतलब कि एक पर्पस हमेशा ही होता है उस इंसान के पास एक्ट करने का, कुछ भी विदाउट पर्पस एक्टिंग नहीं होती है, कुछ भी विदाउट पर्पस बिहेवियर्स नहीं होते हैं। एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट, मतलब क्या, जितने भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज दी एनवायरनमेंट है, जितने भी एनवायरनमेंट के चैलेंजेस है, उससे इफेक्टिवली डील करना, उसको हम लोग बोलते हैं एक इंटेलिजेंट पर्सन। तो वही डेफिनेशन बेसिकली वेशलर ने दी हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग ने उस डेफिनेशन को और रियलिस्टिकली एक्सप्लेन किया है। इट मीन्स, उन्होंने बताया कि एक इंडिविजुअल इंसान जो होता है दैट अडेप्ट्स विद द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली शेप्स एंड मॉडिफाइज इट। उसमें अडेप्ट करने की कैपेसिटी तो होती ही है, बट अपने हिसाब से वो एनवायरनमेंट को चेंज करता है, अपने हिसाब से वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग टैंट्रम्स की ये सारी चीज़ें मुझे आती नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा, न्यू चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करूँगा, रादर देन थ्रोइंग टैंट्रम्स एंड क्रिबिंग अबाउट इट, दे विल मॉडिफाई इट अपने हिसाब से, दे विल मेक इट मोर एक्सेसिबल। जैसे लेट्स टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बोलते हैं तो आज टेक्नोलॉजी इज़ एवरीथिंग इज़ ऑन आवर फिंगर टिप्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ दैट बेसिकली कि एनवायरनमेंट को यूज़ करके ना ही हमने उसको अडेप्ट किया, पर उसके हिसाब से हमने अपना मॉडिफाई भी कर लिया। अगर आजकल आपको अगर घर में इफ़ यू फील लेजी और इफ़ यू आर नॉट वेल, तो देर आर रोबोट्स हु बेसिकली कुड क्लीन योर हाउस, ठीक है। तो रोबोट्स क्या है, ना ही सिर्फ अडेप्टेशन है, बट इट इज़ ऑल्सो मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट, मोल्डिंग द एनवायरनमेंट अपने हिसाब से, एंड ऑल्सो टू शेप द एनवायरनमेंट अपने हिसाब से, मतलब कंटेक्सचुअल इंटेलिजेंस दिखाया है। दैट इज़ बेसिकली व्हाट गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग हैज़ गिवन। इनकी थियोरीज में जब हम लोग आएंगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, let's move on. Difference between psychometric theories and information processing approach theories. Where is my cursor? It might come as a 2 marker. Very important question. बहुत ही important है. You should know the differences between psychometric approach. You should know the difference between information processing approach. अभी psychometric approach and information processing approach दोनों ही बहुत important है अपने हिसाब से, but that does not mean that we will just मतलब दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं to digest one. They both are very very important. The psychometric approach basically अगर उसके
उसका एक तुम्हें एक कॉमन साइन दूँ तो इट इज़ द स्ट्रक्चरल अप्रोच विच बेसिकली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जो कॉन्सेंट्रेट करता है, और इसको मैं बोलूँगा ज़्यादा फंक्शनल अप्रोच। जहाँ साइकोमेट्रिक अप्रोच एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक फंक्शनल अप्रोच है। तो द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, लेट्स अंडरस्टैंड। साइकोमेट्रिक फोकसेस ऑन मेजरिंग इंटेलिजेंस थ्रू IQ टेस्ट एंड आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स लाइक G फैक्टर। ये G फैक्टर और S फैक्टर क्या है वो हम लोग 2 फैक्टर थियरी में दिखेंगे स्पर्स मैन की, बट let's just understand कि it is only basically doing the job of measuring the IQ. साइकोमेट्रिक अप्रोच का सिर्फ मेजर करने का पर्पस होता है, and information on the contrary it focuses on mental processes involved in intelligence such as attention, memory, perception and problem solving. Not just measuring but also at the same amount of time a broader perspective कि हम लोग decision making कैसे करते हैं, memory मतलब basically attention, memory, ये सारी चीज़ों को कैसे use करके problems को solve करते हैं, ठीक है। तो it is a broader of a perspective, एक practical approach जो हम लोग बोलते हैं, that is information processing approach. The nature of intelligence views intelligence as a measurable trait or an ability in psychometric approach, as I've already measured. IQ measure कर रहे हो मतलब it is a measurable thing. Whereas in the case of information processing approach, it views intelligence as a result of how effectively a person processes the information, and इसमें not only processing but solving problems. एक तो अच्छे से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस तो कर भी रहा है बट सॉल्व भी कैसे कर रहा है, उसको बेसिकली हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। इट विल कम एज अ 2 मार्कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे अगेन आई एम सेइंग साइकोमेट्रिक अप्रोच जहाँ पे एक मेजरेबल ट्रेट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक मोर रियलिस्टिक प्रैक्टिकल ट्रेट है। साइकोमेट्रिक अप्रोच इज अ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट and information processing approach is a functional aspect. Basically concentrate on, again इसमें एक और चीज़ बोल सकते हैं exactly what the mind does, what the mind does. Don't ignore my handwriting but I hope it's making sense. What the mind does, ठीक है। चलो अभी वेराइटी ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोचेस हम लोग देखेंगे। साइकोमेट्रिक अप्रोचेस एज अ इंडिविजुअल 6 मार्कर क्वेश्चन है, तो यू माइट बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन ऑल द साइकोमेट्रिक अप्रोचेस एज अ 6 मार्कर क्वेश्चन। उसमें आपको साइकोमेट्रिक अप्रोच को डिफाइन करना है और सारे साइकोमेट्रिक अप्रोचेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है वन आफ्टर दी अनदर। उसमें फर्स्ट आता है 1 फैक्टर थियरी विच वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट, द फर्स्ट पर्सन टू गिव एन IQ टेस्ट। According to him, intelligence states that intelligence is a single general mental ability, that theory of intelligence states that intelligence is a single general mental ability that influences performances in all intellectual tasks. मतलब इसने हम लोग बोल नहीं सकते कि ये डेफिनेशन गलत है, बट इट इज़ वेरी वेरी नैरो ऑफ अ डेफिनेशन। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ बेसिकली कि उन्होंने इंटेलिजेंस को बहुत जनरलाइज कर दिया है कि अगर आप अगर इंग्लिश में अच्छे हो तो आप मैथ्स में भी अच्छे होंगे, आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप साइंस में भी अच्छे होंगे, आप सब में ही अच्छे होंगे। मतलब बेसिकली कि अपनी मेंटल एबिलिटी हर एक टास्क में इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव दे दिया दैट एक सिंगल जनरल मेंटल एबिलिटी दैट इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंसेस इन ऑल इंटेलेक्चुअल टास्क इज़ हाउ विल बेसिकली बी एबल टू मेजर द इंटेलिजेंस। कि आप एक ही जैसा परफॉर्म करोगे हर एक चीज़ में, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट आता है 2 फैक्टर थियरी। 2 फैक्टर थियरी वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन। 2 फैक्टर थियरी में जैसे इसमें लिखा हुआ है एक जनरल फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर में से फिर स्पेसिफिक फैक्टर्स निकलते हैं, S1, S2, S3, S4। इसमें S मतलब स्पेसिफिक होता है, G मतलब जनरल होता है, ठीक है। जनरल फैक्टर मतलब जनरल इंटेलिजेंस विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल टास्क विच इज़ कॉमन, हर एक टास्क में ये प्रेजेंट होता ही है,
ठीक है। एंड एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक एबिलिटीज़, यहाँ पर टास्क स्पेसिफिक एबिलिटी, जैसे टास्क ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और टास्क ऑफ ओरेटिंग, ठीक है। तो जैसे जनरली आपका कुछ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो सब में होता ही है, बट एक स्पेसिफिक टास्क की एबिलिटी हर एक इंसान में नहीं होती। एक इंसान या तो ओरेटर होता है, गुड ओरेटर होता है, तो दूसरा इंसान गुड म्यूजिशियन होता है, तो तीसरा इंसान गुड सिंगर होता है। तो दैट इज़ द टास्क स्पेसिफिक एबिलिटी, ठीक है। तो इसका थोड़ा एक्सपैंडेड वर्जन अगर हम लोग बोले वन फैक्टर थियोरी का, तो वो टू फैक्टर थियोरी है, जिसमें एक जी फैक्टर आता है एंड एक एस फैक्टर आता है। जी मतलब जनरल, एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है थर्डस्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। हाँ, टू फैक्टर थियरी एज एन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो कम एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड थर्डस्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कैन कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन इन इटसेल्फ, ठीक है। या फिर दे माइट ओनली आस्क यू टू गिव एनी 2 ऑफ द 7 एबिलिटीज़, या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली 7 फैक्टर्स दिए हैं। उसमें से फर्स्ट इज़ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन टू बेसिकली ड्राफ्ट मीनिंग। तो मीनिंग कोई भी चीज़ का कैसे ड्राफ्ट करते हो, टू गेट अ मीनिंग आउट ऑफ समथिंग इज़ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। वर्ड फ्लुएंसी मतलब कि तुम वोकैबलरी में कैसे हो, तुम्हारा वोकैबलरी कितना स्ट्रांग है, तुम वर्ड्स को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो अच्छी तरीके से। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब एबिलिटी टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो मतलब इसमें बेसिकली आपका कॉमनली अगर बोले तो मैथ्स ही आ जाता है। स्पेशियल एबिलिटी इज बेसिकली, इट्स नॉट स्पेशल, इट्स स्पेशियल, इट्स बेसिकली टू फॉर्म विजुअल इमेजेस। एसोसिएटिव मेमोरी, कितना क्विकली तुम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हो। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि इन अ वे कि जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बोले कि रेड, तो रेड मतलब एप्पल, तो ये एसोसिएटिव मेमोरी हो गई, ठीक है। फिर परसेप्चुअल स्पीड मतलब बेसिकली स्पीड ही मेजर करता है कि तुम कितनी स्पीड में चीज़ों को परसीव कर सकते हो। एंड लास्ट इज़ रीजनिंग, मतलब रीजनिंग मतलब उसमें 2 टाइप की रीजनिंग आती है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ठीक है। जो फैक्ट्स टू कॉमन चीज़ मतलब जो जनरल फैक्ट्स में से रूल्स को बेसिकली ऑब्जर्व करना होता है, उसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, और दूसरा इज़ इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली रीजनिंग। रीजनिंग मतलब कोई भी चीज़ में हम एक जनरल रूल्स को फॉलो करके फैक्ट्स को या तो कैसे ला सकते हैं, या तो फैक्ट्स में से रूल्स कैसे बना सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली रीजनिंग। सो दैट इज़ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। फिर आर्थर जेनसन्स लेवल 1 एंड लेवल 2 प्रोसेसिंग, इट माइट बी आस्क्ड एज अ 2 और अ 3 मार्कर क्वेश्चन। इसमें साइकोलॉजी, इन सब के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई होप दैट यू राइट द नेम्स ऑल्सो, बिकॉज नेम्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। अभी लेवल 1 एंड लेवल 2 प्रोसेसिंग। लेवल 1 प्रोसेसिंग मतलब बेसिकली रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन मतलब एक स्पेसिफिक ही आंसर हो सकता है। रोट लर्निंग मतलब क्या, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। या फिर अगर हम लोग बोले मल्टीप्लिकेशन टेबल, इन विच द आउटपुट एंड इनपुट आर एग्जैक्टली सिमिलर। या फिर हम लोग इसमें अगर मैं बाजू में लिखूँ तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट इन द केस ऑफ लेवल 1 प्रोसेसिंग, ठीक है। और लेवल 2 में द आउटपुट इज जनरली मच मोर बिगर और बिजार देन द इनपुट। इट इन्वॉल्व्स abstract thinking, reasoning and problem solving, which is higher mental processes so as to give out responses। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि राइट एन एसे अबाउट योर स्कूल, तो ये एक इनपुट दे दिया स्कूल। तो एक ऐसे लिखने के लिए आप आउटपुट तो बहुत ज़्यादा ही दोगे ऑब्वियसली, अपनी जो भी पर्सपेक्टिव होगा रिगार्डिंग योर स्कूल वो सारा के सारा चीज़ उसमें डालोगे। तो दैट इज़ बेसिकली लेवल 2 प्रोसेसिंग, जिसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, रीजनिंग किया, बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली लेवल 2 प्रोसेसिंग, ठीक है। ये अपने आप में ही 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है।
and last is structure of intellect model, which was given by J.P. Guilford. very important individual 3 marker question. ठीक है, when I say individual 3 marker मतलब क्या कि ये खुद भी अपने आप में ही क्वेश्चन है और साइकोमेट्रिक अप्रोचेस अपने आप में ही एक ओवरऑल क्वेश्चन है. तो J.P. Guilford का ये एक चीज़ propose that intelligence is made up of many independent abilities, और हम लोग बोलते हैं factors, not just one single intelligence, which is operations, contents and products. operations मतलब क्या, जो आपका दिमाग कौन सा काम कर रहा है. तो इसमें जैसे लिखा है कि मेमोरी करता है, रीजनिंग करता है, इवैल्यूएशन करता है, डाइवर्जन, कन्वर्जन, थिंकिंग, जो भी कर रहा है बेसिकली दैट इज़ ऑपरेशंस. आपके दिमाग जो भी काम पे है उसको हम लोग ऑपरेशंस बोल रहे हैं. जैसे तुम्हारा दिमाग अभी समझने की ट्राई कर रहा है, परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग. फिर अगर मैं तुमको क्वेश्चंस दूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का काम करेगा, तो दैट इज ऑपरेशंस. कंटेंट्स मतलब क्या होता है, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन that is to be dealt with or one is dealing with right now. जैसे तुम लोग अभी विजुअल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ऑडिटरी इंफॉर्मेशन दोनों को साथ में डील कर रहे हो. ठीक है, तो ऑडिटरी, विजुअल, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग बोलते हैं. तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, यू आर बेसिकली अपना यू आर गिविंग योर विजुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है एंड एट द सेम ऑफ टाइम ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. आपको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आप साथ साथ में स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि कौन सी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दैट इज़ बेसिकली द कंटेंट्स. एंड प्रोडक्ट्स द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड और यूज्ड. आप उसको यूनिट्स में डालते हो, क्लासेस में डालते हो, रिलेशंस में डालते हो, सिस्टम्स में डालते हो. ये क्या है, थोड़ा ये बहुत हाई लेवल हो गया. जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूँ कि what kind of an example I can give you in this, कि जैसे जैसे एक मैं बोलूँ इंट्रोवर्जन टाइप, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. अभी इंट्रोवर्जन्स में भी बहुत सारे अपने आप में ही ट्रेट्स आते हैं. ठीक है, तो वो एक कैटेगरी हो गई, वो एक कैटेगरी में आपने उसको डाल दिया, तो दैट कैटेगरी इज़ नथिंग बट दी प्रोडक्ट. और इसी तरीके से आप इंफॉर्मेशन जाती है यूनिट्स में, क्लासेस में, रिलेशंस में, सिस्टम्स में डालते हो. ठीक है, और यही सारा एक 3D क्यूब बन जाता है. एक 3D क्यूब बन जाता है जिसमें एक ऐसा 3D क्यूब बन जाता है जिसमें हर एक फैक्टर स्टोर्ड है, हर एक फैक्टर बेसिकली स्टोर्ड है. ठीक है, और यही 5 × 4 × 6, तो मतलब टोटल 5 4 20, 26 180 फैक्टर्स या फिर यूनिट्स या तो फैक्टर्स बनता है टोटल, जिसमें आप इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखते हो अपने दिमाग के अंदर. और ये कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, जो जब भी आपको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी आप उसको लेकर आओगे. ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ अ मल्टी डायरेक्शनल and consists of several specific mental abilities, and not just 1 2 but 180 of those abilities, if I'm not wrong. 5 was a 20, 6 20 120, I'm so sorry, it's not 180, 120. 5 was a 20, 26 are 120 units, it's not 180, 120 units. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका हो गया ये बेसिकली आपका हो गया जेपी गिलफर्ड का मॉडल. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. अभी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अपने आप में ही जैसे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं आता है, बिकॉज उसमें सारे के सारे थियोरीज अपने आप में ही बहुत एलैबोरेटेड है. फर्स्ट थियोरी इज थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. वेरी इंपॉर्टेंट आता है 6 मार्कर क्वेश्चन अपने आप में. इट कम्स एज अ 6 मार्कर क्वेश्चन, आई एम सॉरी, जिसमें इट वाज प्रपोज बाय हार्वर्ड गार्डनर. उनका बेसिकली अभी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मतलब बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ माइंड हो गया, जैसे हम लोगों ने बात की थी. उन्होंने ऐसा बोला था कि एक इंडिविजुअल इंसान जो होता है, आप उस इंडिविजुअल इंसान को सिर्फ एक ही बेसिस पे इंटेलिजेंट नहीं मार्क कर सकते.
वो अपने फील्ड में कितना इंटेलिजेंट है उसके बेसिस पे आप उसको मार्क कर सकते हो। मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बट वेराइटी ऑफ इंटेलिजेंसेस इफ वी टॉक अबाउट। तो उन्होंने बहुत सारे इंसानों को लिया जो अपने ही एरियाज़ में गॉड गिफ्टेड थे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे, और उनके बेसिस उनको ऑब्जर्व करके उनको एवेल्यूएट करके उन्होंने ये थियोरी बनाई विच इज़ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। कि न आप मैथ्स में भी अच्छे हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप दूसरी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट इंटेलिजेंट। आप उस एक एरिया में इतने इंटेलिजेंट हो कि आपसे ज़्यादा बेहतर शायद ही कोई हो सकता है। सो दैट मीन्स दैट इज़ basically you are intelligent in that specific area. So therefore this theory of multiple intelligences. अब थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में फर्स्ट एस्पेक्ट आता है लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज पे कमांड कितना ज़्यादा है। नॉट जस्ट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बट एनी लैंग्वेज इन विच यू आर वेरी वेरी प्रॉस्परस। ठीक है, तो जैसे तुम्हारी मतलब फ्लुएंसी, लैंग्वेज फ्लुएंसी कितनी अच्छी है। वर्ड स्मार्ट, वो सारे के सारे लोग क्या होते हैं, वर्ड स्मार्ट होते हैं। वर्ड स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि उनको लैंग्वेज को फ्लेक्सिबली एंड फ्लुएंटली यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है। राइमिंग स्कीम्स, फिर फिगर्स ऑफ स्पीच, फिर ये वो, मतलब जो भी चीज़ लैंग्वेज के जो सारे रूल्स होते हैं वो अच्छे से अप्लाई करके लैंग्वेज को यूज़ करना आता है। जैसे पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ये सारे लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे होते हैं, बेसिकली कॉल्ड एज वर्ड स्मार्ट पीपल। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल, द पीपल, नोबेल प्राइज विनर्स जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, वो आर गुड इन नंबर्स एंड एरिथमेटिक्स। आई एम नॉट गुड इन नंबर्स और एरिथमेटिक्स, यू माइट हैव सीन, ऊपर ही मैंने मिस्टेक कर दी। सो बेसिकली ये सारे के सारे लोगों का माइंड बहुत एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग में चलता है बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। सो देयरफॉर दे आर गुड इन नंबर्स एंड एरिथमेटिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है स्पेशियल, गुड इन फॉर्मिंग मेंटल और विजुअल इमेजेस, नेविगेटिंग थ्रू स्पेस। नेविगेटिंग थ्रू स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कोई भी बोलते हैं स्कल्पचरल, जो स्कल्पचरलिस्ट होते हैं जो एक स्कल्पचर बनाते हैं। ठीक है, अभी वो एक स्टैचू बनाने के लिए, एक एक्सप्रेशन को लाने के लिए, वो स्टोन का कटिंग का जो माइन्यूट डेलिकेट डिटेल होती है, उसी डेलिकेसी को हम लोग स्पेशल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आता है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब एक अच्छे से, आपने अपने टेम्पल्स में देखा होगा, आपने बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा होगा जहाँ पे दे हैव टू बेसिकली इतना क्लियर मेंटल इमेज वो लोग बना सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ला देंगे तो ऐसा ही लगेगा कि वो स्टैचू नहीं, वो खुद इंसान ही हो। दूसरा है सर्जन्स। जैसे सर्जन्स क्या करते हैं कि अगर उनको सर्जरी करनी है तो बॉडी के टिश्यूज़ एंड बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में से भी जो भी कुछ भी उनको रिपेयरिंग या फिर रिप्लेसिंग करना होगा, वो नेविगेट करके दे हैव टू बी वेरी वेरी specific about where they are cutting and what they are cutting and how they are cutting and how they are repairing. अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो that person on the table might die. तो therefore these all kind of people are good in spatial information. Also तुम लोग ये इनकी भी बात कर सकते हो, पायलट्स की भी बात कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट आता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस मतलब दे हैव गुड सेंस ऑफ साउंड्स, वाइब्रेशंस एंड रिदम्स। मतलब म्यूजिशियंस, सिंगर्स, मतलब उनको कौन सी स्केल पे गाना है, कैसे वॉइस में गाना है, डीप वॉइस में गाना है, हायर वॉइस में गाना है, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पता होती है। दे हैव अ गुड आइडिया अबाउट। और उनको जैसे चार्ली पूथ, अगर उनके इंस्टाग्राम वीडियोस देखते हो तो वो इंसान दरवाजे के साउंड से भी एक म्यूज़िक पूरा क्रिएट कर देगा। दैट पर्सन हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ perception of rhythms and good sense of sounds and vibrations. So that is basically musical intelligence. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक, द पीपल हु आर एथलीट्स, डांसर्स, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। जैसे वो कुछ बोलेंगे नहीं, डांस के फॉर्म में ही इतना सब कुछ बता देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे। तो दैट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक। ऑल द रियलिटी शोज़ दैट यू वॉच, ऑफ डांस रियलिटी शोज़ जो तुम लोग देखते हो, उसमें वो लोग अपने बॉडी को इधर उधर बेंड करके बहुत अच्छे से सब समझा देते हैं।
तो वो एक इमोशनल परफॉर्मेंस यू कैन डिटरमाइन दैट हाँ ये परफॉर्मेंस बहुत इमोशनल है तो हमको रोना भी आ जाएगा. सो दैट इज़ बॉडीली काइनेस्थेटिक. नेक्स्ट इज़ इंटरपर्सनल और उसके बाद इंट्रापर्सनल. सॉरी, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल अपने आप में ही एक 2 मार्कर का डिफरेंस आता है. दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? बिटवीन 2 पीपल. मतलब बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स का मतलब कि मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मैं आपके साथ एम्पथाइज़ कर सकता हूँ, मैं आपके मोटिवेशंस को समझ सकता हूँ, मैं आपके गोल्स को समझ सकता हूँ, मैं आप बेसिकली और आपकी हेल्प भी करता हूँ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. ऑल दोज पीपल जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, ठीक है, सोशल वर्कर्स हो गए, फिर काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट भी हो गए, वो किस में आते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं. उनको दूसरे इंसान की प्रॉब्लम समझना, उनको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है. देयरफॉर दे आर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पीपल. एंड इंट्रापर्सनल मतलब विद इन द इंडिविजुअल. मतलब I know about myself, I know about myself, मतलब we all know about ourselves, but do we actually know about ourselves deeply is a big question. तो ये इंट्रापर्सनल जिनका बहुत अच्छा होता है, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, जो मेडिटेटर्स होते हैं, जो योगीज़ होते हैं, वो ये सारे लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे होते हैं. अपने आप के बारे में, अपने गोल्स, मोटिवेशंस, प्रॉब्लम्स के बारे में दे आर अवेयर एंड दे ऑल्सो नो हाउ टू सॉल्व देम. is basically intrapersonal intelligence. नेक्स्ट आता है अपना naturalistic intelligence. लास्ट इज naturalistic. they have a good sense of nature, environment and weather. मतलब जो डेली बेसिस पे नेचर के साथ डील करते हैं, जैसे फिशरमैन हो गए, हंटर्स हो गए, फिर द पीपल हु आर वर्किंग इन द वेदर डिपार्टमेंट, द मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हम लोग बोलते हैं, जिनको दे नो अबाउट द विंड प्रेशर्स, दे नो अबाउट दिस एंड दैट, एवरीथिंग अबाउट विंड प्रेशर्स. फिर उनको पता है कि बारिश कब होने वाली. ऑन द बेस ऑफ दैट दे प्रेडिक्ट द रेन्स बाय फॉर बेसिकली मेकिंग सर्टन अजम्पशंस. हंटर्स क्यों? बिकॉज अगर उनको हंटिंग के लिए जाता है तो उनको एनिमल्स की सर्टन पैटर्न्स के बारे में पता होता है. तो यदि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है, इस टाइम पे दे आर नॉट सीन अलॉट. तो ये बेसिकली हो गई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. तो ये सारी टाइप के इंटेलिजेंस अगेन इट विल कम एज अ 6 marker question. It is an individual entirely a 6 marker question. However इसमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बीच में डिफरेंस आता है जो 2 मार्क का हो सकता है. ठीक है, चलो let's move on to triarchic theory of intelligence. Again it is an information processing approach. Triarchic theory was given by Robin Sternberg. एक इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में ना ही सिर्फ मोल्ड, मतलब एनवायरनमेंट को ना ही अडेप्ट करता है, बट सिलेक्ट करता है एंड शेप, या फिर हम लोग बोलते हैं ना मॉडिफाई भी कर सकता है. ही और शी कैन इवन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स. उसका यही मतलब था कि हम तो एनवायरनमेंट से अडेप्ट भी करते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं, अगर सिलेक्ट नहीं तो अडेप्ट कर जाते हैं, शेप कर देते हैं और मॉडिफाई भी कर देते हैं या फिर मोल्ड कर देते हैं अपने नीड्स के हिसाब से. उसी बेसिस पे उन्होंने 3 टाइप की इंटेलिजेंस दी है: एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल. एनालिटिकल मतलब जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़. अभी इसमें भी 3 स्टेजेस आते हैं. एक तो होता है नॉलेज, मैं नॉलेज AC क्यों लिख रहा हूँ, मतलब नॉलेज एक्विजिशन. मतलब क्या होता है इसका कि बेसिकली आप एक प्रॉब्लम को कौन से तरीके से सॉल्व करते हो. तो नॉलेज एक्विजिशन मतलब क्या, आपके सामने अगर एक प्रॉब्लम आई तो रादर देन पहले तो आप ग्रिप करोगे, ये करोगे, वो करोगे, पर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप उस प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज गेन करना शुरू कर दोगे कि चलो ये प्रॉब्लम आई है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल वी सॉल्व इट. ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए पहले तो नॉलेज गेन करोगे उस प्रॉब्लम के बारे में कि ये प्रॉब्लम क्या है. सबसे पहले जैसे तुमको अगर बता दे कि आज तुम्हारा ये चैप्टर का टेस्ट है, तो भले ही तुमने क्लास में सुना हो बट तुम्हें ऑब्वियसली चैप्टर का नॉलेज तो होना ही चाहिए ना. सो दैट इज़ नॉलेज एक्विजिशन. नेक्स्ट इज़ मेटा कंपोनेंट, दैट इज़ प्लानिंग.
तुम उसको सॉल्व कैसे करोगे, उसकी प्लानिंग करोगे। सुबह उठ के, दोपहर को जग के, रात को जग के कैसे करोगे, ऑल द प्लानिंग। मतलब अगर टेस्ट है तो फिर आई नीड, मुझे 3 दिन तो चाहिए पूरा चैप्टर समझने में और 2 दिन रिवाइज करने में। तो ये आपका क्या हो गया, प्लानिंग। एंड लास्ट इज बेसिकली द performance component, sorry, performance component, नॉलेज एक्विजिशन, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअली जब आप उसको परफॉर्म करते हो, जब आपकी टेस्ट होती है, दैट मीन्स दैट इज़ द ओन परफॉर्मेंस कंपोनेंट। ठीक है, एनुअल डे में जैसे तुम पार्टिसिपेट करते हो तो डांस के रिलेटेड तुम नॉलेज एक्विजिशन करोगे, फिर तुम प्लानिंग करोगे कि तुम कब मिलोगे प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करके 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 एंड में व्हेन यू परफॉर्म इट ऑन अ बिग स्टेज, दैट इज एक्चुअली द परफॉर्मिंग कंपोनेंट। सो दैट इज एनालिटिकल इंटेलिजेंट। क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है इनोवेशन या एक्सपेरिमेंटिंग। इसको हम लोग एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस मतलब अपने दिमाग को क्रिएटिवली यूज़ करना, पास्ट एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिवली यूज़ करना सो एज टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स, प्रेजेंट न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो तुम लोग पास्ट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। जैसे तुम अगर स्मार्टफोन की ही बात करो तो इवोल्यूशन ऑफ अ फ़ोन, पहले पहले तो वो टेलीफोन्स आते थे, टेलीफोन्स के बाद धीरे धीरे करके वो मोबाइल फ़ोन में वो कीपैड वाले फ़ोन आते थे, फिर कीपैड फ़ोन के बाद धीरे धीरे करके स्मार्टफोन आने लग गए, फिर टच स्क्रीन फ़ोन आने लगे, टच स्क्रीन फ़ोन से फिर स्मार्टफोन्स आने लग गए, जिसमें अब आज तुम फ़ोन में ही सारी चीज़ें कर सकते हो। तो दैट इज़ नथिंग बट क्रिएटिव इंटेलिजेंस। किसी ना किसी का तो इनोवेटिव माइंड चला होगा जिसकी वजह से हमें इतना कन्वीनियंटली हम लोग एक ही फ़ोन से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ आर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और हमको बोलते हैं गुड विथ कंटेक्स्ट। इसको हम लोग कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। कंटेक्स्ट के हिसाब से अपने आप को मोल्ड, मॉडिफाई एंड अडेप्ट कर लेने को हम लोग प्रैक्टिकल या फिर कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। दे आर स्ट्रीट स्मार्ट पीपल। अगर उनको तुम लोग अकेले कहीं पर भी छोड़ दो तो वो इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि मुझे कहाँ छोड़ दिया, वो अपना लुकआउट करके निकाल ही लेंगे एंड basically they would be able to get away from the problem. तो they are business smart and street smart people जो context के हिसाब से problem को solve कर लेंगे। जैसे if your parents ask you to go inside a bank and जो भी उन्होंने काम बोला है वो बैंक में खुद अपने आप करके आओ। अगर तुम स्ट्रीट में स्मार्ट हो गए तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हें बैंक पे किसकी हेल्प लेनी है सारी प्रॉब्लम्स को, सही चीज़ों को करने के लिए, रादर देन क्राइंग कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ नोन एज स्ट्रीट स्मार्टनेस। कि तुम एक इंसान को कहीं पर भी छोड़ दोगे तो वापस नहीं आ जाएगा, वो उस इंसान वो एक्टिवली उस कंटेक्स्ट में जाके चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेगा। सो दैट इज़ बेसिकली प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज पास मॉडल। बाय द वे दिस ट्रायर्किक थियोरी इज अ 6 मार्कर और इन इंडिविजुअल 3 मार्कर क्वेश्चन अपने हिसाब से। ठीक है, पास मॉडल अगेन इज अपने हिसाब से अ 3 मार्कर और अ 6 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेसिकली इट वाज गिवन बाय जेपी दास, चैग्नेग्लेरी एंड कर्बी। Basically all the intellectual information consists of three neurological and 3 neurological systems called these particular kinds of problems, which basically are these problems known as pass मतलब P मतलब planning, A मतलब attention and arousal, S मतलब simultaneous and successive मतलब बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग पहले तो इसमें आपको समझना है कि पास मतलब ये उसी फॉर्मेट में हम नहीं समझेंगे। इसमें अटेंशन अराउजल विल कम फर्स्ट, साइमल्टेनियस सक्सेसिव विल कम एज सेकेंड एंड प्लानिंग विल कम एज थर्ड, जो आपके एनसीईआरटी में जिस तरीके से दिया हो ना वैसे। ठीक है, अभी इसमें तो मैंने PASS करके ही एक्सप्लेन किया है, बट उसमें जैसे है ना वैसे तुम एक्सप्लेन करोगे तो इट वुड बी मच बेटर। इट कंसिस्ट ऑफ 4 कॉग्निटिव प्रोसेसेस, पर हम लोग 3 लेंगे बिकॉज साइमल्टेनियस सक्सेसिव इज मोर और लेस साथ में ही हम लेते हैं। तो व्हाट इज़ अटेंशन एंड अराउजल, पहले तो
अराउजल मतलब कोई भी चीज़, अराउजल मतलब क्या कि कोई भी चीज़ को अटेन करने के लिए अंदर से एक अर्ज आनी चाहिए, उसको हम अराउजल बोलते हैं। द अर्ज ऑफ डूइंग समथिंग इज़ अराउजल, ठीक है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल एज आई हैव गिवन ओवर हियर, इट हेल्प्स टू अटेन द स्टिमुलाई। अगर हमारी अर्ज बहुत कम होगी तो हम लोग अटेन करेंगे नहीं करेंगे वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर जैसे तुम्हारी टीचर तुम्हें बोलती है कि आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट ऑन फ्राइडे, ठीक है, और डेट इज़ मंडे एंड यू आर गोइंग टू टेस्ट ऑन फ्राइडे, तो तुम एकदम अलर्ट मोड में आ जाओगे कि ओह अभी टेस्ट होने वाली है, तो तुम अराउज हो गए, ठीक है। सो दैट अराउजल, अभी दैट ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल विल हेल्प यू टू प्रिपेयर द टेस्ट पोर्शन विच इज़ गोइंग टू बी कमिंग ऑन द फ्राइडे टेस्ट, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली योर अराउजल विच लीड्स टू अटेंशन, ठीक है। मोर अटेंशन इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, मतलब अटेंशन ज़्यादा देना इज़ नॉट बैड, बट अगेन इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। बहुत कम अटेंशन देना भी इज़ प्रॉब्लमेटिक क्योंकि तुम उसको इग्नोर करके, सो ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल एंड अटेंशन बोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइमल्टेनियस मतलब everything together, ability to integrate different pieces of information at the same time. अभी जैसे से फॉर एग्जांपल तुम गाड़ी चला रहे हो, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार इट्स नॉट जस्ट यू आर ड्राइविंग, अगर तुम एक कार फुल ऑफ पीपल चला रहे हो तो यू माइट बी टॉकिंग टू समवन, इफ़ यू आर ड्राइविंग अ मैनुअल कार यू माइट बी ऑल्सो शिफ्टिंग द गियर साइमल्टेनियसली, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो तुम बात भी कर रहे हो, गियर शिफ्टिंग भी कर रहे हो, तुम ध्यान भी दे रहे हो रोड पे कि आगे ट्रैफिक सिग्नल कब आ रहा है, कब क्या हो रहा है, बेसिकली उसको हम लोग साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, जो सारा एक साथ तुम करते हो। गियर शिफ्टिंग का काम, आगे देखने का काम, स्टीयरिंग संभालने का काम, बातें करने का काम, और अगर म्यूज़िक भी चल रहा है साथ में तो वो भी तुम साथ में गा भी रहे हो। तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग टुगेदर, ऑल द डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आर इंटीग्रेटेड टुगेदर इज़ व्हाट इज़ नोन एज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। एंड सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, मतलब एक इन्फॉर्मेशन को किया प्रोसेस, के बाद दूसरा किया, मतलब एक ऑर्डर में किया, 2 1s are 2, उसके बाद क्या आता है 2 2s are 4, उसके बाद क्या आता है 2 3s are 6, उसके बाद क्या आता है 2 4s are 8, दैट इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ठीक है। तो साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, एंड सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर सीक्वेंस में, जैसे स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। स्कूल में सबसे पहले हम जाके प्रेयर करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट पीरियड होता है, फिर सेकेंड पीरियड होता है, फिर थर्ड पीरियड होता है, फिर फोर्थ पीरियड होता है। सारे पीरियड एक साथ नहीं होते हैं, दैट विल मेक एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन योर हेड। सो एक एक पीरियड साथ, एक एक पीरियड एक बाद होता है, सो दैट इज़ अगेन सक्सेसिव प्रोसेसिंग। फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब टू थिंक एंड डिसाइड ऑन हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही सिमिलर चीज़ में आपको लिखनी है। इसमें आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट वन थिंग रिलेटेड टू नो एज कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इस आंसर के साथ साथ ये आपको मेंशन करना है, जो बेसिकली 5 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में ये एक असेसमेंट सिस्टम होता है, एक आई थिंक सो टेस्ट ऑफ बैटरी ऑफ टेस्ट है, जो बेसिकली यही सारी चीज़ों को मेजर करता है। वो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट ऑल्सो एंड यू आर ऑल्सो इंक्लूडिंग दैट इन दी आंसर, ठीक है। चलो, डोंट फॉरगेट टू राइट CAS। अभी नाउ दैट वी आर डन विद ऑल द थियरीज, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलिजेंस, दैट इंटेलिजेंस नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मतलब क्या होता है, विच इज़ इनेट और हेरिडिटरी, मतलब जेनेटिक्स, एंड नर्चर मतलब अपना एनवायरनमेंट जिसमें आप बड़े हो रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं नर्चर। अगेन नेचर मतलब इनेट, नर्चर मतलब एनवायरनमेंट। इट माइट कम एज अ 3 मार्कर और अ 4 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्कर या 4 मार्कर में पूछ सकते हैं, 6 मार्कर में अगर पूछ लिया तो तुमको इलेबरेट करके लिखना पड़ेगा। सो इज़ इंटेलिजेंट डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी और बाय एनवायरनमेंट, या फिर बोथ, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू नेचर रेफर्स टू जेनेटिक फैक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट्स। इंटेलिजेंस हैज़ अ बायोलॉजिकल बेसिस। स्टडीज ऑफ ट्विन्स एंड फैमिलीज शो IQ similarities among biology related individuals.
आइडेंटिकल ट्विंस शोज सिमिलैरिटी इन इंटेलिजेंस दैन फ्रेटर्नल ट्विंस। मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है दैट द कोरिलेशन बिटवीन द आइडेंटिकल ट्विंस इज द हाईएस्ट in terms of intelligence than the fraternal मतलब those who are not identical। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब दिखने में भी सेम होते हैं, और फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब जो ट्विंस होते हैं बट दे ऑफ डिफरेंट जेंडर और दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो दैट इज़ फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल मतलब जो एक ही जाइगोट में से दो जाइगोट बनते हैं, और फ्रेटर्नल मतलब दो एग्स फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विंस का कोरिलेशन सबसे मैक्सिमम है, फिर फ्रेटर्नल ट्विंस का है, फिर सिबलिंग्स हु रेस्ड टुगेदर उसका कोरिलेशन है, फिर सिबलिंग्स हु आर रेस्ड अवे फ्रॉम ईच अदर उसका लीस्ट कोरिलेशन है। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली वन सच स्टडीज़। कोरिलेशन मतलब क्या, यही ट्विंस का कोरिलेशन अमंग्स ईच अदर एंड ऑल्सो द कोरिलेशन विद देयर पेरेंट्स। चलो, सो दैट इज़ बेसिकली कि नेचर या फिर जेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन, पेरेंट्स से आता है इंटेलिजेंस या नहीं आता है, दैट इज़ व्हाट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ अबाउट। नर्चर मतलब एनवायरनमेंट। से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर चाइल्ड जो बायोलॉजिकली अपने पेरेंट्स की कंडीशन, बायोलॉजिकल पेरेंट्स की कंडीशंस के साथ रह रहे हैं, तो माल नरिश्ड है, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे उसको पढ़ाई मिल रही हो, देर आर स्क्यूड रिसोर्सेज, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर नहीं है, या फिर मतलब बेसिकली एवरीथिंग इज कार्स एंड नॉट प्रॉपरली देयर। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी वो चाइल्ड एक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ये सारे फैक्टर्स हैं। पर अगर वही पर्टिकुलर चाइल्ड एक वेल्दी फैमिली में अडॉप्ट हो जाए तो मे बी वो चाइल्ड ज़्यादा प्रॉस्पर करे। तो इट डिपेंड्स अपॉन जैसे ये सारे फैक्टर्स, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, फैमिली बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग, enrich environments improve intellectual development, malnutrition and lack of stimulation can reduce intellectual performance. Obviously you have a good brain, but at the same of time if your brain is not getting proper nourishment, there is no way you would be able to do academic prosperity. ठीक है, so that is basically your nature and nurture. nature मतलब hereditary, nurture मतलब environment. चलो नेक्स्ट आता है अपना असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अभी असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बहुत डिटेल में टेक्स्ट बुक में दिया है, बट ये हम लोग टेबल के थ्रू इधर थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। विलियम स्टर्न ने सबसे पहले डिटरमाइन किया था आईक्यू। आईक्यू को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, IQ is MA upon CA into 100. 100 क्यों, 100 बेसिकली ऑफ कोर्स टू अवॉइड द डेसिबल पॉइंट। ठीक है, तो मेंटल एज आपको दी गई होगी, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बायोलॉजिकल एज होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेंटल एज है 16 बट योर क्रोनोलॉजिकल एज इज़ 24, तो 16/24 इंटू 100 करके तुम IQ को बेसिकली निकालोगे। ठीक है, तो जैसे 7 2 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 12 2 24, फिर अगेन हम लोग इसको जा सकते हैं 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3 इंटू 100 ऐसे करके तुम बेसिकली IQ को निकाल सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। अभी इसके साथ तो बेसिकली अगर तुम्हारा ये फ्रैक्शंस में निकलेगा ना तो ये 100 होगा ना, तो बेसिकली दैट वुड बी अवॉइडेड। तो यू कैन बेसिकली डिटरमाइन योर IQ अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो यस ये आपका हो गया। अभी इसी बेसिस पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें IQ स्कोर्स के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो एवरेज पॉपुलेशन है दैट इज़ बिटवीन 90 टू 109 की एवरेज IQ बोलते हैं। फिर 80 to 89 इज़ लो एवरेज, 70 to
70 से नीचे वाले हो गए ना, ये सारे लोग बेसिकली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग होते हैं, एंड जिनकी IQ 120 एंड अबव होती है उसको हम सुपीरियर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन बेसिकली जो आती है वो हाई एवरेज, एवरेज और लो एवरेज के कैटेगरी में आती है। ठीक है, हाई एवरेज, एवरेज और लो एवरेज के कैटेगरी में आती है। सो मतलब बेसिकली ये बेल शेप्ड कर्व है, जिसमें देखो यू कैन सी दैट ये जो कैटेगरी है ये एवरेज की कैटेगरी है, और ये जो बेसिकली है ये सुपीरियर है, सुपीरियर एंड हायर सुपीरियर, और ये वाली है वो लो एवरेज के हैं। इतना 120 तक, इनफैक्ट इतना, आई एम सो सॉरी, ये वाला जो है ना ये जनरल पॉपुलेशन है। 70 से अबाउ, मतलब अबाव 70 एंड आई एम सॉरी अबाव 70 और बिलो 120, ये बेसिकली अपना पूरा पॉपुलेशन उसमें ही फिट हो जाता है। 70 के नीचे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड 120 के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी, मतलब इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, नॉट प्रॉस्पेरिटी, इट इज़ गिफ्टेडनेस। ठीक है, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। आई होप तुम लोग इसका कैलकुलेशन खुद से ही कर पाओगे। मोस्टली तो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट यू नेवर नो, इट माइट कम एज अ 2 मार्कर जिसमें तुम्हें MA और CA दे दिया जाए और तुम्हें IQ निकालने को बोल दे। सो दैट्स देयर। फिर आता है वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस, जिसमें फर्स्ट वेरिएशंस आता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आता है इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। पहले हमारे टाइम पे इट वॉज कॉल्ड एज मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, बट एज पर मॉडर्न साइकोलॉजी नाउ इट इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड नॉट मेंटल रिटार्डेशन। तो यू हैव टू नॉट राइट मेंटल रिटार्डेशन बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर मेंटल रिटार्डेशन लिखोगे तो इट्स जस्ट दैट यू आर आउटडेटेड। ठीक है, तो अभी जस्ट बिकॉज कि इसमें AMA, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ही ये डेफिनेशन दिया है, तो इसलिए मैंने मेंटल रिटार्डेशन करके डाला है, बट यू हैव टू अगेन राइट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मेंटल रिटार्डेशन refers to significantly sub-average intellectual functioning, which is IQ which is below 70, accompanied by deficits in adaptive behavior. देखो, significantly sub-average will become your first point, deficits in adaptive behavior, that is your second point, and originating during the developmental period will become your थर्ड पॉइंट। मतलब बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, 0 से लेकर 18 ईयर्स तक आपका डेवलपमेंटल पीरियड चलता है। तो सिग्निफिकेंटली सब एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपकी IQ 70 से बिलो है, आपको कोई भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी IQ बिलो 70 है, वो स्कूल में बच्चों के साथ शांति से बैठ ही नहीं पाएगा, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो दैट मीन्स डिफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर मतलब क्या, जैसे एक नॉर्मल इंसान, व्हेन आई से नॉर्मल, द पर्सन हुज IQ इज़ अबाउट 70, वो इंसान नॉर्मली अडेप्ट कर पाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो जिसकी IQ 70 से नीचे होती है उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी न्यू एनवायरनमेंट्स में रहने की या फिर अडेप्ट करने की। एंड इट इज़ ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल ईयर, मतलब डेवलपमेंटल ईयर, स्कूल में जब वो बच्चा था तब से ये प्रॉब्लम्स दिख रही है। दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज मेंटल रिटार्डेशन। अभी के पॉइंट में इट विल बी कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, सो इसी बेसिस पे फिर ये टेबल दिया गया है कि जिसकी IQ माइल्ड है, मॉडरेट है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है एंड प्रोफाउंड है, इनके बीच में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होंगे। अभी ये जो टेबल है, अगेन इट इज़ अ टेबल ऑफ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, बट अगर आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में पूछते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स whose IQ is below 70 और characteristics of individuals with intellectual disability, तो आपको इन 3 एरियाज में मार्क करना है, कंसेप्चुअल स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो यही टेबल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इन चैप्टर नंबर 4, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट एंड वेस्ट आवर टाइम। बट दिस टेबल इज़ ऑल्सो नीडेड टू बी राइट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये पूरा क्वेश्चन आपका 4 मार्क में पूछ सकते हैं। अभी वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस,
वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस का एक वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस में हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देख लिया। अभी वेरिएशन इन इंटेलिजेंस में हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स जिनकी IQ अबाव 120 है। जिनकी IQ अबाव 120 है मतलब ये इधर दे आर हाईली सुपीरियर और सुपीरियर इंडिविजुअल्स, उनको हम लोग इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बोलते हैं। गिफ्टेडनेस रेफर्स टू हाई जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वेयरएज टैलेंट रेफर्स टू स्पेसिफिक एबिलिटी और स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये क्यों मैंने डिफरेंस स्पेसिफिकली डाला है, बिकॉज ये आता है एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट। तो गिफ्टेडनेस मतलब जनरली हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, सारे एरियाज ऑफ लाइफ में जो होता है उसको हम लोग गिफ्टेडनेस बोलते हैं। एंड टैलेंट मतलब एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक स्किल, एक एबिलिटी जो एक स्पेसिफिक एरिया में, उसको टैलेंट बोलते हैं। यू आर अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, तो आपका सिंगिंग में बहुत अच्छा टैलेंट है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू माइट बी गुड एट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। So that means you have musical intelligence or you are very talented in music, but that does not mean that you are a gifted individual जिसको सारे एरिया में प्रॉस्पेरिटी। इवन तो हम लोग कभी कभी लेमन्स पर्सपेक्टिव में बोलते हैं और गिफ्टेड सिंगर, तो गिफ्टेड सिंगर का मतलब क्या होता है कि आपकी आवाज़ पहले से ही बहुत अच्छी है, वैसे करके हम बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक गिफ्टेड हो तो दैट मीन्स यू आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इन सिंगिंग, राइट। सो गिफ्टेडनेस रेफर्स टू exceptionally high intellectual ability usually indicated by IQ above 120 के above superior होती है, इसमें above 130 मतलब highly superior जो हम लोग बोलते हैं। Gifted children show superior performance in academic task, possesses high creativity, motivation, ठीक है। अभी basically just एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा तुम लोगों को, एंड इफ यू कैन आंसर दिस लीव इट इन द कमेंट्स। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग भी प्रॉब्लम्स में होते हैं या फिर वो प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं, तो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं? इफ़ यू कैन जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन यू माइट लीव द आंसर टू दिस इन द कमेंट्स, ठीक है। चलो, high intellectual ability, learn quickly and grasp concepts easily, show advanced reasoning and problem solving skills. They are very highly creative, बहुत ज़्यादा नॉवल आइडियाज़ सोच सकते हैं, न्यू आइडियाज़ उनके दिमाग में आते ही रहते हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ आते हैं। दे हैव क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन, हाई मोटिवेशन, बहुत हाई इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होता है। इंटरेस्टिंग मतलब क्या? दे आर इंटरनली मोटिवेटेड, दे आर नॉट एक्सटर्नली डिटरमाइंड, वो इंटरनली ही अपने आप में बहुत मोटिवेटेड होते हैं। एंड उनमें एडवांस लैंग्वेज स्किल्स होती है, रिच वोकेबलरी, एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, मतलब बेसिकली कॉन्फिडेंटली मतलब उनमें इंडिपेंडेंसनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, उनको बहुत ज़्यादा वो चाहिए, फ्रीडम चाहिए इन ऑल दी एस्पेक्ट्स, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, प्रेफर्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, क्वेश्चन रूल्स एंड थिंक क्रिटिकली। दे आर ऑल्सो, वो सॉलिट्यूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन वर्किंग इन टीम्स। क्यों प्रेफर करते हैं? इफ़ यू नो द आंसर अगेन टू दिस ऑल्सो प्लीज़ लिव इट इन द कमेंट्स। मुझे जानना है कि तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स क्या है, इफ़ यू कुड जस्ट शेयर योर इनसाइट अबाउट इट। तो अगेन ये पूरा क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें गिफ्टेड इंडिविजुअल को डिफाइन करना है और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, गिवन नाइसली इन योर NCERT टेक्स्ट बुक। अभी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पूरा आ सकता है एज अ 6 मार्कर, या फिर इंडिविजुअली डिफरेंसेस पूछेंगे। ये जैसे 2 या 3 मार्क में, 3 या 4 मार्क में डिफरेंस पूछ लिया, इसके बीच में 3 मार्क का डिफरेंस पूछ लिया, और इन दोनों के बीच में 2 मार्क्स का डिफरेंस पूछ लिया। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब जो इंडिविजुअली 1-on-1 बेसिस पे एक ही इंडिविजुअल को एट अ टाइम दिया जाता है, उसको इंडिविजुअल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें रैपो फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैपो फॉर्मेशन क्या होता है, एक गुड रैपो क्या होता है, वो हम लोग 5th चैप्टर के रिवीजन में देखेंगे, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट इन टू मच ऑफ डिटेल। ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल्स एडमिनिस्टर्ड ऑल एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब सबको एक साथ ये टेस्ट दिया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल बेसिस पे रैपो बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स टेस्ट। वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस, वर्बल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, मतलब इसमें आपको सबसे पहले लिटरेसी चाहिए,
आप लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज। लिटरेसी को तुम डिफाइन कैसे करोगे? इट्स जस्ट नॉट मीन कि तुम बोल सकते हो, बट फ्लुएंसी इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज व्हाट इज लिटरेसी। तो तुम्हें एक भी लैंग्वेज में लिटरेसी हो तो दैट विल कम अंडर वर्बल टेस्ट, ठीक है। नॉन वर्बल टेस्ट मतलब जो सिम्बॉल्स के बेसिस पे यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब सिम्बॉल्स यूज़ किया, इमेजेस के बेसिस पे यूज़ किया, जो लोग मतलब पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। एंड परफॉर्मेंस टेस्ट मतलब जो, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू अ डांस परफॉर्मेंस, बट परफॉर्मेंस टेस्ट मतलब जैसे ब्लॉक सॉल्व करना, ठीक है, कितना फास्ट तुम ब्लॉक सॉल्व करते हो, जैसे पास अलॉन्ग ब्लॉक सॉल्विंग में वैसा होता है, दैट इज़ वन ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्ट। फिर दूसरा परफॉर्मेंस टेस्ट इज़ लाइक कि एक ड्राइंग को तुम कंप्लीट कैसे कर सकते हो, दैट इज़ अगेन अ परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। तो वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस। वर्बल मतलब लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग। नॉन वर्बल मतलब जो इमेजेस और सिम्बॉल्स के बेसिस पे होता है। परफॉर्मेंस मतलब आपको कुछ एक्टिविटी करनी होती है सो एज टू, जिससे आपका IQ लेवल मेजर हो सके या फिर डिटरमाइन हो सके इन शॉर्ट। नेक्स्ट आता है कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट। जनरली ऑल द टेस्ट आर कल्चर फेयर। कल्चर फेयर मतलब क्या होता है कि इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द प्लेसेस और ऑल द कल्चर्स एक साथ, मतलब हर एक जगह पे अप्लाई हो सकता है। उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि आप उसको इंडिया में कर सकते हो तो आप उसको US में नहीं ले सकते। जैसे ब्लॉक्स है तो ब्लॉक्स का यूज़ इंडिया के बच्चे, इंडियन चिल्ड्रन भी कर सकते हैं, and they can be used by American kids also. So that is culture fair, मतलब the tests which can be used in all the cultures is what is known as culture fair. Culture bias का मतलब क्या होता है? Bias to one specific kind of a culture or one specific kind of a group of people. जैसे the tests which can be administered or which are made for the rural Indian population, it cannot again go to the अर्बन इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि दोनों की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। अ टेस्ट विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओनली टू अ स्पेसिफिक कास्ट, दैट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू अदर कास्ट बिकॉज उन दोनों का कल्चर डिफरेंट होता है। अ टेस्ट विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन इंडियन स्टूडेंट्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन स्टूडेंट्स और जापानीज बिकॉज अगेन कल्चर में डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया? कल्चर बार, मतलब एक ही टेस्ट वही पर्टिकुलर कल्चर के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे स्कैट, सिन्हास कॉम्प्रिहेंसिव एंग्जाइटी टेस्ट, तो ये इंडियन लोगों के लिए ही है, इंडियन बच्चों के लिए है। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कल्चर बायस टेस्ट। अभी आफ्टर द टाइप्स ऑफ टेस्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चर एंड इंटेलिजेंस. Culture and intelligence, it can come as an individual 6-marker question. The difference between technological and इंटेलिजेंस इन इंडियन कंटेक्स, ये भी पूछ सकता है एज अ 4-मार्कर या फिर ये इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। अभी उस कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर बेसिकली इज़ नथिंग बट शेयर्ड बिलीव्स, values, norms, customs, traditions, language and ways of living of a group of people of a specific, transmitted from one generation to another of a specific area, उसको बोलते हैं कल्चर। गुजराती कल्चर मतलब गुजराती लोगों का एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बिहेवियर। मराठी कल्चर, मराठी लोगों का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें बेसिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसमिट होती है, उसको कल्चर बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में ही देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटीज़ ऑफ कल्चर, बट हमारे सब कल्चर्स में कॉमनलिटी है, दैट इज़ होलिस्टिक एस्पेक्ट, द एस्पेक्ट ऑफ बुद्धि जो हम लोग देखेंगे। तो कल्चर को हम वैसे डिफाइन करेंगे, शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़, एक लैंग्वेज भी कॉमन होती है। जैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो फिर हिंदी इज, इट कैन बी कॉमनली स्पोकन बाय ऑल द पीपल। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ नेशनल लैंग्वेज बट इट इज़ अन ऑफिशियल लैंग्वेज, कि हिंदी तुम लोग कहीं पर भी बोल पाओगे, ठीक है। फिर ट्रेडिशंस, लैंग्वेज एंड वेज ऑफ लिविंग, दिवाली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एक ट्रेडिशन है, ठीक है। तो बेसिकली वेज ऑफ लिविंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। इट शेप्स हाउ द इंडिविजुअल वुड थिंक, फील एंड बिहेव। हमारे कल्चर ही हमें हमारी वैल्यूज़ को एम्बाइब करते हैं, हम लोग अपनी वैल्यूज़ अपने कल्चर से ही एम्बाइब करते हैं।
in our culture, in our Indian culture, it is we always bow down to our adults. तो ये हमारे culture का part है. But you might not be seeing a person from west to bow down. They would bow down against in front of the adults to get their blessings, क्योंकि वो उनके कल्चर का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो उनकी थिंकिंग उनके कल्चर के हिसाब से आई है, हमारी थिंकिंग हमारे कल्चर के हिसाब से आई है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. एक तो है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, दूसरा है इंटेलिजेंस इन द इंडियन कंटेक्स्ट. अभी टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? which focuses on logical reasoning, analytical skills and scientific or technological problem solving. They are individually centered and they are achievement oriented, mainly through IQ tests and academic success through innovation, efficiency and technological advancement. मतलब उनमें cognitive skills का importance maximum दिया गया है, परसेप्चुअल स्पीड का इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है, एंड एडवांसमेंट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है. नॉट इंडिविजुअली सेंट्रिक का मतलब क्या है? इंडिविजुअली कितना ज़्यादा अचीवेबल है इज़ वॉट इज़ देयर इन टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस. तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ठीक है, highly and highly, again I'm repeating, concentrated on technological intelligence. उसके ही opposite में holistic in Indian context, बुद्धि का जैसे मतलब इसमें दिया हुआ है. तो focuses on holistic development including social, emotional and spiritual aspects of a person. कि ना तो आप सिर्फ cognitively आपकी perception से ही नहीं, पर आप behave भी कैसे करते हो, लोगों की respect करते हो कि नहीं करते हो, आप socially लोगों के साथ कैसे behave करते हो, वो भी spiritual level पे भी आप कैसे हो, उस पे भी basically intelligence dependent है. कम्युनिटी ओरिएंटेड, इट इज़ नॉट इंडिविजुअल सेंट्रिक. मतलब क्या कि मेरा भला हो तो मेरे कम्युनिटी का सबसे पहले भला हो, फिर मेरा भला हो. ये इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविस्टिक पर्सपेक्टिव वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. एम्फसाइजिंग हार्मनी एंड सोशल एडजस्टमेंट इंक्लूड्स क्वालिटीज़ लाइक पेशेंस, टॉलरेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड विजडम. लिविंग इन हार्मनी विद सोसाइटी एंड मेंटेनिंग बैलेंस इन लाइफ. मतलब हम लोगों को अचीवमेंट तो चाहिए, पर साथ में सोशल प्रॉस्पेरिटी एंड कम्युनिटी वेलबींग भी चाहिए, विच इज़ द बेसिस ऑफ इंडियन कंटेक्स्ट. इसमें बेसिकली 4 कॉम्पिटेंसीज है. अगेन इट कैन बी आस्क्ड एज अ 4 मार्कर. इंडियन इंटेलिजेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट कैन एंटायरली बी अ 4 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें ये सब कुछ मेंशन करना है और साथ में ये कॉम्पिटेंसीज भी मेंशन करनी है. तो उसमें कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस आती है, नॉलेज, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. सोशल कॉम्पिटेंस, एबिलिटी टू मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप्स. इमोशनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड टॉलरेंस. स्पिरिचुअल कॉम्पिटेंस, सेल्फ अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी एंड कंसर्न फॉर अदर्स. ठीक है, तो दैट विल एंटायरली बिकम अ 4 मार्कर क्वेश्चन. दिस इज गिवन इन योर NCERT बहुत अच्छे से. इसमें ऊपर एक और चीज़ आई फॉरगॉट टू टेल यू, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में मिसयूज़ कैन ऑल्सो हैपन. अभी मिसयूज़ का टेबल NCERT में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सो डोंट फॉरगेट टू लर्न दैट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ठीक है, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट. ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली कल्चरल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट. ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एंड इंटेलिजेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट. नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल कोशेंट. तुम बहुत ही अच्छी तुम्हारी IQ होगी, पर अगर तुम्हारे पास EQ नहीं होगी तो अब तो तुम्हारे सक्सेस में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा. इमोशनल इंटेलिजेंस पहले तो होता क्या है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज एंड एक्सप्रेस आवर ओन इमोशंस एंड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द इमोशंस ऑफ द अदर्स. पहले तो खुद का इमोशनल एक्सप्रेशंस पे अच्छा कंट्रोल, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा परसेप्शन, अच्छा अटेंशन होना चाहिए, और साथ ही दूसरे लोगों के इमोशंस के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उसको हम लोग बोलते हैं एक हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. जो आजकल जॉब्स में, इंटरव्यूज़ में सबसे पहले वही देखते हैं कि एक इंसान का EQ कितना ज़्यादा है देन IQ.
अगर तुम आईक्यू बहुत अच्छी है तुम्हारी, पर अगर तुम में पीपल मैनेजमेंट नहीं आता है, लोगों से डील करना नहीं आता है, लोगों के साथ जो दिन भर के चैलेंजेस होती है उसके साथ तुम अडेप्ट करके काम करना नहीं जानते हो, तो फिर तुम्हारे लिए करियर प्रॉस्पेरिटी विल बिकम वेरी वेरी लेस और इट विल नॉट बी देयर. सो EQ nowadays इज मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई इज EQ मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ. तो ये दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट. What is emotional quotient? I'm sorry. EQ is the measure and score of a person's emotional intelligence, similar to how IQ measures intelligence. अभी इसमें ये characteristics का टेबल बहुत अच्छे से NCERT में दिया हुआ है. It can come as a 4 marker question पूरा. ये टेबल ही सबसे पहले तो आता है, what are the characteristics of an emotionally intelligent person? They are self-aware, उनको खुद के इमोशंस के बारे में पता है. सेल्फ कंट्रोल, उनको पता है कि कौन सी सिचुएशन में इमोशंस को कंट्रोल करना है. गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि धड़ धड़ गुस्सा कर देंगे. दे नो वे टू कंट्रोल देयर इमोशंस. दे आर एम्पैथेटिक, वेरी वेरी एम्पैथेटिक पीपल. नॉट सिंपैथी इन एम्पैथी, दोनों में डिफरेंस है. वी विल सी इन 5th चैप्टर. ठीक है. अंडरस्टैंड्स अदर्स फीलिंग्स, socially skilled, they knows how to maintain good relationships and emotionally stable, handles pressures calmly. अभी ये टेबल जो है ये वो पूरा NCERT के टेबल का एक छोटा सा वर्जन है. उसमें सेंटेंसेस के फॉर्म में दिया है, मैंने सब इसमें पॉइंट्स के फॉर्म में दिया है, पर मोर और लेस वो टेबल्स के साथ ये मैच करता है. ठीक है. सो दिस माइट कम एज एन 4 मार्कर क्वेश्चन. अभी आता है स्पेशल एबिलिटीज़, जिसमें एप्टीट्यूड हम एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे. व्हाट इज़ एप्टीट्यूड? मैंने जैसे बताया, रेफर्स टू इंडिविजुअल्स नेचुरल पोटेंशियल और कैपेसिटी टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल विथ ट्रेनिंग. ठीक है. तो अभी एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? एप्टीट्यूड इज पोटेंशियल टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल. Interest is preference or liking for an activity. Focus is can do. एप्टीट्यूड का फोकस है कि आपको आता है, मतलब आप कर सकते हो. एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो ना आप, तो आपको उसमें पता चलता है कि आप किस में अच्छे हो और आप ये कर सकते हो एज अ करियर. एंड इंटरेस्ट इज आई वुड लाइक टू डू, मुझे करने की इच्छा है. ठीक है. फिर मेजरमेंट. अभी हाउ कैन यू मेजर द एप्टीट्यूड? बाय एप्टीट्यूड टेस्ट. इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट इन्वेंटरीज होती है. ठीक है. चलो, हाउ आर दे रिलेटेड? अ पर्सन यूजुअली परफॉर्म्स बेटर व्हेन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट मैच. इंटरेस्ट मोटिवेट्स व्हाइल एप्टीट्यूड्स डिटरमाइंस द कैपेसिटी. ठीक है. मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है करने में, और जितना ज़्यादा मुझे मज़ा आता होगा वो मुझे मोटिवेट करेगा उस स्किल को और इम्प्रोवाइज करने में. ठीक है. तो दैट इज़ बेसिकली द रिलेशन बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट. इट कैन बी डिफरेंट, पर एक इंसान में एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट साथ में भी जा सकता है. एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट में लाइक म्यूज़िक बट रियल सक्सेस डिपेंड्स ऑन म्यूज़िकल एप्टीट्यूड. ठीक है. चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. अभी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट. ये पूछते हैं व्हाट इज़ एप्टीट्यूड, हाउ आर एप्टीट्यूड्स एंड interest related, and what are the varieties of aptitude tests. It can be asked as a 4 marker question. ठीक है. तो आपको ये सब कुछ इसमें लिखना है, डिफाइन करना है, ये डालना है, ये इसका रिलेशन समझाना है. क्लासिफिकेशन, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब ओवरऑल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप लोग देते हो, जिसमें सारे क्वेश्चन साथ में होते हैं. स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, जैसे टाइपिंग एबिलिटीज, टाइपिंग एप्टीट्यूड एक हो गया, क्लरिकल एप्टीट्यूड एक हो गया, वो एक स्पेसिफिक हो गया. मल्टीपल मतलब मेजर सेवरल एप्टीट्यूड्स टुगेदर, ये एक बैटरी है DAT. मतलब उसमें क्या है कि जनरल और मल्टीपल के बीच में मोर और लेस सिमिलैरिटी है, पर मल्टीपल के बीच में देयर आर सर्टेन सेक्शंस कि ये सेक्शन क्लरिकल एप्टीट्यूड मेजर करता है, ये वर्बल एप्टीट्यूड को मेजर करता है, ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को मेजर करता है. ठीक है. तो दैट इज मल्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट. बैटरीज का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टेस्ट पुट टुगेदर विल मेक अ बैटरी. ठीक है. तो 3-4 टेस्ट एक ही चीज़ को मेजर करता है तो वो बैटरी हो गई. जैसे इंटेलिजेंस के डिफरेंट टेस्ट है, उसको एक साथ हम लोग एक बैटरी बना देंगे. ठीक है. अभी लास्ट टॉपिक अपना आता है इसमें, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस.
क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, ये लास्ट ईयर भी यू माइट हैव स्टडीड. क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी to produce ideas and solutions that are original, novel and useful. It involves divergent thinking, imagination and flexibility. न्यू आइडियाज़, नॉवल मतलब न्यू, जो किसी ने भी नहीं सोचा है, एंड बेसिकली जो सॉल्यूशंस विच आर ओरिजिनल एंड जो यूज़फुल भी हो. यूज़फुल का मतलब क्या है कि सिर्फ आपने सोच लिया, उसका मतलब ये नहीं कि किसी के कुछ काम नहीं आया. अगर हम लोग बोलते हैं कि फ़ोन, तो फ़ोन का इनोवेशन वाज अ नॉवल आइडिया, बट इसका यूज़ भी सोचा था कि मतलब एक हैंडी चीज़ होनी चाहिए जिससे लोग अपना काम बहुत ईजिली कर सकें. ठीक है, मतलब ऑन देयर फिंगर टिप्स एवरीथिंग शुड बी देयर. तो दैट इज़ यूज़फुलनेस. तो इट डिपेंड्स ऑन योर डाइवर्जेंट थिंकिंग. देखो, एक तो कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है. कन्वर्जन मतलब एक क्वेश्चन का एक आंसर, 2 + 2 4 ही होता है. पर डाइवर्जेंट मतलब क्या, नॉवल आंसर्स, न्यू आंसर्स, बहुत ज़्यादा ही, उसमें ओपन एंडेडनेस बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्लोज एंडेडनेस होती है, ओपन एंडेडनेस नहीं होती है. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस? अभी देखो, इंटेलिजेंस, एक इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है पर उसमें क्रिएटिविटी कम हो सकती है. पर एक इंसान को अगर क्रिएटिव होना है तो थोड़ा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो चाहिए ही. क्लासिक एग्जाम्पल इज ऑफ तारे ज़मीन पर ईशान अवस्थी, वेर ही वॉज एक्सट्रीमली वेरी 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 गिफ्टेड, आई वुड से गिफ्टेड आर्टिस्ट, टैलेंटेड आर्टिस्ट, जिसमें वो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता था, उसके पास बहुत क्रिएटिविटी थी, पर उसकी ही वॉज, जो उसको डिसलेक्सिया था, चलो डिसलेक्सिया अगेन कैन कम अंडर, जिसकी आईक्यू डिसेबिलिटी में भी आ सकता है उसमें, बिकॉज इट इज़ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर. तो इसके केस में भी उसकी थोड़ी शायद आईक्यू कम होगी, पर उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी. बट दैट डज नॉट मीन कि उसमें आईक्यू नहीं थी. ही हैड द आईक्यू, सो देयरफॉर ही वॉज एबल टू इमेजिन थिंग्स. ठीक है, सो दैट वॉज हिज क्रिएटिविटी. Both involves thinking ability. Intelligence mainly involves convergent thinking. Exactly. Creativity involves divergent thinking. However, a certain level of intelligence is necessary for creativity, but high IQ does not always guarantee high creativity. A person may be intelligent but not creative. ठीक है. Conclusion: intelligence and creative are related but not identical. दोनों हैंड इन हैंड चल सकते हैं, पर अगर एक इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिएटिव नहीं हो सकता. हाउएवर, थोड़ी इंटेलिजेंस तो चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिविटी. क्रिएटिव टेस्ट, दीज आर मेजर्ड थ्रू टेस्ट दैट असेस डाइवर्जेंट थिंकिंग. क्रिएटिव टेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्जेंट एट ऑल. ठीक है, तो इसमें 4 चीज़ें मेंशन होती है जो लास्ट ईयर आपने पढ़ी थी. फ्लुएंसी, कितना आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हैं. फ्लेक्सिबली, तुम कैसे वैरायटी मॉडिफाई कर सकते हो, न्यू आइडियाज़ कर सकते हो, दैट इज़ ओरिजिनलिटी एंड एलैबोरेशन, टू एक्सपैंड आइडियाज़ इन डिटेल. तो दैट इज़ वेयर योर चैप्टर बेसिकली कम्स टू एन एंड. ठीक है, हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, दैट इज़ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. आई होप विद दिस वन शॉर्ट रिविजन आपका चैप्टर नंबर 1 अच्छे से हो गया होगा रिवाइज, सारे कंसेप्ट्स ब्रश अप हो गए होंगे एंड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लीव अ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. I will be soon uploading chapter number 2 and all the chapters before your board examination. You can also follow me on Instagram, The Brainy Batch. See you guys in the next video. Bye bye.